अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक नया प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ IAS विद हरिमोहन पर, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स में या अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर कहीं ना कहीं बच्चे से छूट जाते हैं। एक स्टूडेंट है वो कितने न्यूज़ को फॉलो करे, और ख़ासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो कि न्यूज़ को फॉलो करते करते या द हिंदू को फॉलो करते करते परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। मैंने ये ऐसा एफर्ट आप लोगों के लिए शुरू किया है ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों, इसी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे आप देखेंगे, और कुछ टॉपिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में आया हुआ है कि टू काउंटर चाइना इंडिया ऑफर्स म्यांमार $6 बिलियन ऑयल रिफाइनरी। इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑयल रिफाइनरी और क्या है और किस तरीके से इसको हमारे को देखना है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ देखते हैं इस पूरे एडिटोरियल के अंदर, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी कि असलियत में म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए आपकी गेटवे है, और लुक ईस्ट पॉलिसी का सबसे पहला पॉइंट है, पहला जो स्टॉप है वो नॉर्थ ईस्ट में लुक ईस्ट पॉलिसी में इसी से शुरू होता है। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके लिए एक असाइलम कहो, ये एक सेफ जो हेवन है, वो किसी तरीके से किसी टाइम पर म्यांमार प्रूव होता था। ऐसी सिचुएशन में म्यांमार और बांग्लादेश, खासकर ये दो देश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होते हैं। और यहाँ देखा जाए तो चाइना जो है वो लगातार अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है वो बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और वो प्रेजेंस लगातार बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक जा चुकी है कि वहाँ के एनर्जी सेक्टर के अंदर जितना भी FDI है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसका 70% सिर्फ चाइना ने कर रखा है। इसी तरीके से बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे हाईवेज़ जो हैं वो चाइना लगातार बनाता जा रहा है, और इंडिया को वहाँ पर इंडिया लगातार वहाँ पर पिछड़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हमारी टेंशन्स चाइना के साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं, और चाइना म्यांमार का मिसयूज़ कर सकता है इंडिया के ख़िलाफ़, या कम से कम म्यांमार को अपने फेवर में ला सकता है, या किसी भी तरीके से म्यांमार जो है वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता, पॉसिबल कर सकता है। और ऐसे क्राइसिस के अंदर लगातार जिस तरीके से सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस के अंदर भारत की सरकार अपने जो भी संबंध दुनिया के दूसरे देशों के साथ है उनसे बहुत अच्छे संबंध बनाने में और चाइना के खिलाफ एक साथ इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ हमारे दो ऑफिसर्स, जनरल सेक्रेटरी जो मतलब फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष सिंगला, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, और आर्मी चीफ MN नरवणे, इन्होंने दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया। और सबसे बड़ी बात ये कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इन म्यांमार बनाने का ऑफ़र दिया, जिसके अंदर जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट सिर्फ $6 बिलियन का है। फॉरेन सेक्रेटरी के साथ दुनिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देखिए कि फॉरेन सेक्रेटरी का किसी देश को विज़िट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आर्मी चीफ MM नरवणे का वहाँ जाना अल्टीमेटली ये दिखा रहा है कि इस बार जो टाइज़ हैं, इस बार जो भी इनकी विज़िट है उसका मिलिट्री इम्पोर्टेंस भी है। इस बार जो भी इनका विज़िट है उस विज़िट के अंदर मिलिट्री इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। अब ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री के अपना इम्पोर्टेंस इनका मिलिट्री का भी है, तो उसके अंदर इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे में असलियत में बिल्ड रिफाइनरी बनेगी थानलिंग रीजन, और ये जो थानलिन रीजन है असली में स्टूडेंट्स इसको पॉइंट आउट करेंगे यांगून के पास जो थानलिन रीजन है उसको, और जैसे कि ये इसे बनाने वाली कंपनी जो है वो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो बनाएगी। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो चाइना के ऊपर इसमें पॉइंट आउट किया गया कि 70% ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर इन म्यांमार, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एनर्जी सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 70% है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़ जो हैं, इसके अंदर इनको यहाँ पर जो म्यांमार है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो ये रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी का जो इंपोर्ट और खासकर बहुत सारा इंपोर्ट करता है, और डोमेस्टिक फ्यूल जितना इंपोर्ट करता है उसके अंदर
जो प्रोडक्शन है म्यांमार उस प्रोडक्शन बहुत कम प्रोडक्शन कर पाता है। ऐसे में उसको म्यांमार को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा इस पूरी की पूरी डील से होगा या कुछ भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन दोनों कंट्रीज़ के साथ एक और प्रॉब्लम आ रही है। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ एक प्रॉब्लम जो और आ रही है वो ये आ रही है इंडिया और म्यांमार के साथ, कि चाइना जो है इंडिया और म्यांमार दोनों के, चाइना इंडिया और म्यांमार दोनों के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ एक चीज़ और है कि इनकी विज़िट के अंदर इन लोगों ने आंग सान सू की से बात की, जो कि उनके प्रीमियर हैं इस समय पर, और कमांडर इन चीफ जो डिफेंस सर्विसेज के हैं जनरल मिन ऑन्ग हेलेंग से बात करिए। अच्छा, म्यांमार में एक बात और याद रखने वाली है कि म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जहां पर 25 जो जुंटा है, जुंटा की 25% सीटें मिलिट्री के पास हैं। और म्यांमार के अंदर जब तक आप मिलिट्री को कन्विंस नहीं करते, आर्मी को कन्विंस नहीं करते, तब तक आप उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस की उम्मीद नहीं करते। और भारत की फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यही है, इम्पॉर्टेंट चेंज यही है कि पहली बार आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलिट्री चीफ को भेजा। और उसके पीछे थोड़े दिन पहले आई एक खबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो खबर असलियत में ये है, वो जो खबर है वो असलियत में ये है कि जो जुंटा है, जो मिलिट्री जुंटा है, जिस खबर के अंदर बात की वो ये कि मिलिट्री पहले चाइना से हथियार खरीद रही थी, लेकिन जब मिलिट्री को पता लगा कि चाइना से जो हथियार आ रहे हैं वही हथियार और वैसे ही चाइनीज़ मेड हथियार अराकान आर्मी से लेकर बहुत सारी दूसरी टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं म्यांमार के अंदर, उनको चाइना प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो थाईलैंड के रास्ते चाहे किसी दूसरे रास्ते प्रोवाइड कर रहा है, और लगातार म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में ये डिफरेंसेस रहे हों कि चाइना के साथ दूरी बरती जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना का अपोज करती थी और मिलिट्री के बहुत अच्छे टाइज़ चाइना के साथ होते थे, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना से म्यांमार की आर्मी ने भी एसोसिएशन रखना बंद कर दिया है। अब म्यांमार की आर्मी ने भी जब चाइना से एसोसिएशन रखना बंद कर दिया, किसी तरीके का रिलेशन रखना बंद कर दिया, तो आने वाले समय में अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना के अगेंस्ट म्यांमार को इंडिया का सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना थी। और इसी के चलते इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी जो आर्मी चीफ हैं वो और फॉरेन सेक्रेटरी वो दोनों के दोनों इकट्ठे किसी देश के अंदर इंडिया के तरफ से बात करने जाते हैं, और यहाँ पर एक बड़ी डील। लेकिन इससे बड़ी डील या इससे बड़ा जो एग्रीमेंट यहाँ अगर आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि इन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि एक्टिविटीज़ इनिमिकल टू ईच अदर वुड नॉट बी अलाउड टू टेरिटरीज टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ इनिमिकल टू ईच अदर, कि एक दूसरे की टेरिटरी को एक दूसरे के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसका ये जो वादा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे आप छोटा ना समझें। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि अंडर स्कोरिंग इट्स कमिटमेंट, इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा मेन बात देखी वो ये है कि अंडर स्कोरिंग इट्स कमिटमेंट टू वर्क विद बोथ म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये सबसे बड़ी बात ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ डील करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने या इंडिया के इन दोनों ने या इस डेलीगेशन ने बहुत ज़्यादा अंडरस्कोरिंग देखी। अंडरस्कोरिंग का मतलब ये कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, और अगर जो वादे सरकार करे और वो ढंग से पूरे ना हो तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशंस यानी विदेश नीति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही सबसे बड़ी बात ही है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो अर्ली स्टेबलाइजेशन ऑफ सिचुएशन इन स्ट्राइफ टॉर्न रखाइन स्टेट। इस मामले में जो रखाइन स्टेट जो रोहिंग्या वाला मामला है उसको अगर आप देखेंगे तो असलियत में उसके ऊपर फोकस करने की बात की गई है, और ये कहा गया कि इंडिया म्यांमार अपग्रेडेड रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्रीमेंट। रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्रीमेंट को इंडिया और म्यांमार जो हैं वो अपग्रेड करना चाहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वहाँ फार्म मशीनरी
इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ें यानी खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों को वहाँ पर अब सप्लाई करना, ताकि वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल जो है, लोगों का जो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसमें वृद्धि हो। ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर ए.के. मोमिन हैं, उन्होंने भी इंडिया को एक वार्निंग सी दी थी कि असलियत में अराकान और रखाइन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं। अराकान और रखाइन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर रीपैट्रिएशन ऑफ रोहिंग्याज को बसाने या उनसे रिलेटेड कुछ भी है, इट वुड लीड टू रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म दैट वुड हैम्पर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। कि असलियत में जो अगर आप देखते हैं रोहिंग्या के मामले में, अगर सही ढंग से कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद और टेररिज्म यानी आतंकवाद बढ़ेगा और उसका सीधा सीधा असर इस एरिया की स्टेबलाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना भी यही है। अब यही रीज़न है कि इंडिया ने सबसे पहले यही कहा कि ये सपोर्ट करेगा सेफ, सस्टेनेबल, स्पीडी रिपैट्रिएशन, यानी बहुत जल्दी से बसाने या किसी भी तरीके के लोगों को जो खासकर बांग्लादेश में है उससे रखाइन स्टेट में ले जाने के लिए, लोगों को बसाने के लिए सेफ, सस्टेनेबल और स्पीडी रिपैट्रिएशन किया जाएगा। दोबारा से बसाने का उन्होंने आश्वासन दिया। अब सभी यही सिचुएशन है कि इंडिया ने जानबूझकर, एक एक शब्द को समझिएगा यहाँ पर, India fully understands the urgency of the situation and has committed humanitarian efforts in both Myanmar and Bangladesh। खासकर इस तरीके से जो डिस्प्लेस्ड पीपल्स हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रोहिंग्या कहीं पर रिफ्यूजी की फॉर्म में रह रहे हैं तो वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, और उसका बुरा असर ये है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी से लेकर हर जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। और उसी का असर ये है कि बांग्लादेश इस मामले को सेटल डाउन करना चाहता है, शांत करना चाहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश के बाद अगला जो स्टेप है वो ये कि म्यांमार जो है वो भी रोहिंग्याओं के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ की फॉर्म में रहता है। और ऐसे में अगर चाइना फैक्टर को देखा जाए तो चाइना फैक्टर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, खासकर इस पूरे रीजन में और इन तीनों देशों के लिए जो तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऐसे में देखते हैं आगे सिचुएशन क्या है, लेकिन इसका मोटा मोटा लबोलुबाब यही है कि एक डायरेक्ट जो फैक्ट है वो ये कि $6 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है वहाँ पर करने वाला है। इनडायरेक्ट पार्ट ये है कि हम आपके जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उनका म्यांमार जाने का सीधा सीधा असर ये है, उनका म्यांमार जाने का, उनका विज़िट करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत जो है म्यांमार से सीधे तौर पर मिलिट्री टाइज बढ़ाना चाहता है। और तीसरा इशू जो रोहिंग्या के मामले का है वो, और चौथा इशू ये कि इंडिया जो है वो जो भी वादे करता है वो समय पे पूरा नहीं करेगा, तो दुनिया के अंदर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है, विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है, जो कि आगे आने वाले समय में गलत संदेश दे रही है भारत के लिए। तो आगे जैसे भी डेवलपमेंट्स होंगी वो बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर इतना कुछ है नहीं। धन्यवाद।